हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में काइंड या टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग में ये बता दिया था कि 3 तरह से मीटिंग के टाइप्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के, अदर मीटिंग। और जहाँ पे हमने शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग के टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके आगे बात करेंगे, मतलब डायरेक्टर्स एंड अदर मीटिंग्स की बात करेंगे। लेकिन पहले, उससे पहले मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देती हूँ कि हर मीटिंग में कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग कितनी तरह की होगी, डायरेक्टर्स की कितनी तरह की होगी और अदर मीटिंग कितनी तरह की होती है। तो जनरली अगर बात करें शेयर होल्डर्स की, तो हमने देखा 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी एजीएम, दूसरी हमारी ईजीएम और तीसरी हमारी क्लास मीटिंग होती है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, वो कितने तरह की होगी। 2 तरह की मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। एक होती है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जिसे हम कहते हैं या बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और दूसरी होती है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, मतलब कि इन डायरेक्टर्स की अगर कोई कमिटी बनाई गई स्पेसिफिक, तो उनकी मीटिंग। तो एक तो बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो जनरली हो गई, और दूसरी हमारी कमिटी मीटिंग हो गई। और तीसरा हमारा आता है अदर मीटिंग्स। तो अदर मीटिंग्स में हमारा होता है डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, और इसके अलावा अदर कोई कमिटीज़ फ्रेम की गई हैं तो वो मीटिंग, उनकी मीटिंग। तो ये हमारी अदर मीटिंग्स में आती है। क्लियर है। जो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में कमिटी ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है, तो ये कमिटी बेसिकली डायरेक्टर्स की कमिटी है, उनकी मीटिंग। और अदर मीटिंग में जो कमिटी है, वो कोई और भी जो कमिटीज़ फ्रेम हुई हैं उनकी मीटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में पहला हमारा क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या बोर्ड मीटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं किसी भी कंपनी के। क्यों सुप्रीम अथॉरिटी क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी को मैनेज करने की जो पूरी पावर है वो किसके पास है, इन्हीं डायरेक्टर्स के पास होती है। तो कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब कौन डिसाइड करने वाला है, ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, है ना। बेसिकली कंपनी को चलाते कौन है, ये डायरेक्टर ही चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस मीटिंग के पीछे रीज़न ये रखा गया कि जो भी डायरेक्टर्स के पास ये पावर है ना, वो उसको कलेक्टिवली यूज़ कर सके। मतलब कि अगर कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, कोई पॉलिसी चेंज करना है या कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लिया जा रहा है, तो हर डायरेक्टर की नॉलेज में हो कि क्या डिसीज़न लिया जा रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा बिज़नेस ऑपरेशन स्मूथली कंडक्ट हो। क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप क्या हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं, और आपको ही नहीं पता कि आपकी कंपनी में क्या डिसीज़न लिया जा रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव से ये बोला गया कि बोर्ड की मीटिंग, मतलब इन डायरेक्टर्स की मीटिंग होते रहना चाहिए। क्लियर है। तो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, इसको चैप्टर 12 में कंपनीज एक्ट में डील किया गया। वहाँ पे सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो सेक्शन 173 में ही मेंशन किए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन 173 की जो प्रोविजंस है बोर्ड मीटिंग के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 173 में क्या कहा गया, सेक्शन 173 में भी सब सेक्शन 1 की अगर बात करें, तो वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि बोर्ड मीटिंग को कितनी बार कराना चाहिए। मतलब कि अगर बोर्ड मीटिंग करानी है, तो कितनी बार ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिलने चाहिए। ठीक है। तो बोला गया कि अगर आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट बोर्डिंग मीटिंग का मतलब आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी बनी है आपकी कंपनी, तो उस केस में कहा गया कि अगर आपकी कंपनी अभी नई है और पहली बार मीटिंग होनी है, तो उस सिचुएशन में जिस डेट को आपकी इनकॉर्पोरेशन है, याद रखिएगा, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, कमेंसमेंट सब अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, रूल में क्या लिखा गया है कि इनकॉर्पोरेशन की डेट से 30 दिनों के अंदर आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। विदिन 30 डेज़, मतलब 30 डेज़ के अंदर ही हो जानी चाहिए आपकी पहली बोर्ड मीटिंग। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी रनिंग कंपनी है, तो आपकी रनिंग कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होते रहना चाहिए, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, या आपकी पहली बोर्ड मीटिंग होने के बाद अब आगे आपके लिए क्या रूल्स हैं, तो उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट मीटिंग्स। तो उसके लिए कहा गया कि हर कंपनी को ये रिक्वायर्ड है कि साल में कम से कम 4 बार उनके जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनकी मीटिंग हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ना, मिनिमम नंबर है ये 4 मीटिंग्स, उससे ज़्यादा हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 4 बार ये डायरेक्टर्स आपस में मिलने चाहिए। ठीक। साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि 2 मीटिंग्स, मतलब पहली मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग जब होनी है, इन दोनों के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? 120 दिन का मतलब अगर हम 30 डेज़ से माने तो 4 मंथ। तो मतलब एक मीटिंग के बाद और दूसरी मीटिंग अगर हो रही है, तो दूसरी मीटिंग 4 मंथ्स के अंदर ही हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा दिन नहीं जाना चाहिए उसको। ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई कि बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होती है। दूसरी बात क्या है कि 2 मीटिंग्स जो कंसेक्यूटिव, जो लगातार जो मीटिंग होंगी, 2 मीटिंग्स के बीच का गैप
120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो SS1 बाद में दिया, उसमें डिक्लेयर किया गया, मतलब उन्होंने क्या कहा कि इस चीज़ को और क्लैरिफ़ाई किया, तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने कही कि ये जो ईयर की बात हम कर रहे हैं ना कि साल में 4 बार, वो कैलेंडर ईयर होना चाहिए, क्लियर है? तो कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर चलता है, तो उनका कहना था कि ये जो 4 मीटिंग होनी चाहिए, वो कब होनी चाहिए? कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, और भी एसएस 1 में डिटेल्स दी गई इसके रिगार्डिंग। पर जो याद रखने वाली बात ये है कि 4 मीटिंग्स कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, और 2 मीटिंग्स के बीच में, 2 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग के बीच में 120 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है? मतलब एक तो जनरल बता दिया गया कि भाई बोर्ड मीटिंग कैसे होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी के लिए एक्सेप्शन दिया गया जो कि सेक्शन 173 के ही सबसेक्शन 5 में दिया गया। वो एक्सेप्शन क्या था? उसमें बोला गया कि अगर आप ओपीसी हैं, मतलब 1 पर्सन कंपनी है, या आप डोरमेंट कंपनी है, या स्मॉल कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है जैसे कि वो कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए स्टैब्लिश की जाती है, उसको हम सेक्शन 8 की कंपनी कहते हैं। पहले 1956 जो कंपनीज एक्ट था, उसमें सेक्शन 25 कंपनी कही जाती थी, तो वही सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं। तो ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल, सेक्शन 8 की कंपनी या प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप में है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए क्या बोला गया कि एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उनके डायरेक्टर्स कम से कम एक बार मिलने चाहिए ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर का हाफ मतलब क्या? 6 महीने। तो 6 महीने में एक बार कम से कम मिल लें, मतलब इसका क्या हो गया कि साल भर में 2 बार वो मिल लें, है ना? तो एटलीस्ट 1 मीटिंग उनकी होनी चाहिए ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, और बोला गया कि बिटवीन 2 मीटिंग इज़ नॉट लेस देन 90 डेज़। जो गैप होना चाहिए, यहाँ पे नॉट मोर देन की बात नहीं करें, नॉट लेस देन, मतलब 90 दिन के बाद ही होनी चाहिए, नॉट लेस देन, इससे कम का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो 2 मीटिंग होगी उसमें कम से कम 90 दिन का गैप तो होना ही चाहिए। वहाँ पे था कि 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोला गया? 90 दिन से कम का गैप, 90 डेज़ से कम का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 90 डेज़ से एक्स्ट्रा गैप हो सकता है, पर उससे कम के गैप में आपकी सेकंड मीटिंग होल्ड नहीं, मतलब हेल्ड नहीं होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो ओपीसी और बाकी सबकी कंपनी के लिए जो यहाँ पे मेंशन है, उनके लिए क्या बोला गया कि अगर क्रक्स में पकड़ें तो साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए, और 2 मीटिंग्स के बीच में जो गैप हो वो कम से कम 90 डेज़ का होना चाहिए, एटलीस्ट 90 डेज़ का होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा का हो पर उससे कम का गैप ना होना पाए, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बोली गई कि अगर 1 पर्सन कंपनी है और वहाँ पे एक ही डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में उनको कोई बोर्ड मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के पीछे रीज़न क्या था कि भई जितने भी डायरेक्टर्स हैं कलेक्टिवली वो अपने पावर का यूज़ करें और सबकी नॉलेज में हो कि क्या डिसीज़न लिया जा रहा है। तो जब एक ही डायरेक्टर है तो किस बात की मीटिंग, ठीक है? तो अगर 1 डायरेक्टर ओपीसी में है तो उसमें कोई भी बोर्ड मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन 173 सबसेक्शन 5 में दिया गया, क्लियर है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का ही एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं आगे, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया? मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है, तो उसका मोड अगर हम बात करें कि किस मोड में हम बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, हम मतलब डायरेक्टर्स कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए बोला गया कि जो भी डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, वो या तो खुद मतलब फिजिकली प्रेजेंट हों, मतलब आइदर इन अ पर्सन, मतलब वो खुद ही जाके प्रेजेंट हों, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम है उसके थ्रू वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। पर जब ऑडियो विजुअल मीन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के रूल 2014 के रूल 3 में मीन्स और ऑडियो विजुअल मीन्स के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें कही गई हैं कि वो रिकॉर्डेबल होना चाहिए, या जैसे जैसे जो भी चीज़ें मेंशन है, वो सब पूरा करता हो वो ऑडियो विजुअल मीन्स, तब उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्लियर है? तो इनमें से किसी भी तरीके से जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ठीक? अब इसके अलावा और क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट बात होती है? नोटिस, जो कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में डील की गई है। वहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए, किसी भी ची अगर आप मीटिंग करा रहे हैं तो नोटिस तो भेजनी है, इन्फॉर्म तो करना होगा ना कि मीटिंग होने वाली है इस दिन। तो उसके रिगार्डिंग क्या कहा गया कि कम से कम एटलीस्ट 7 डेज़ की नोटिस होनी चाहिए, ठीक है? मतलब मीटिंग जिस दिन होने वाली है उसके 7 दिन पहले तक सबके पास नोटिस पहुँच जानी चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज़ प्रायर नोटिस जो है वो होनी चाहिए, मतलब उनके पास होनी चाहिए, वो भी इन राइटिंग होनी चाहिए, और सभी डायरेक्टर्स के पास होनी चाहिए। किस एड्रेस पे होगी? जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी के पास उनका है, ठीक है? कंपनी में जो रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन है, उस पे उनको नोटिस जाएगी। अब नोटिस बाय हैंड जा सकती है, बाय पोस्ट जा सकती है, या बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे ईमेल वगैरह के थ्रू भी, तो उसको भी कंसीडर किया गया है। तो ये हम इस तरीके से नोटिस भेज सकते हैं।
अच्छा, क्या ये 7 दिन से कम का टाइम पीरियड हो सकता है? मतलब नोटिस जो हम भेज रहे हैं, वो कम से 7 दिन से कम के समय में ही नोटिस भेज के मीटिंग करा दें, ऐसा हो सकता है क्या? तो येस, शॉर्टर नोटिस हो सकती है, जिसको कहते हैं कि लेस देन 7 डेज़ की नोटिस पॉसिबल है। लेकिन किस लिए? अर्जेंट बिज़नेस के लिए। अगर कोई बिज़नेस का ऐसा कुछ है, जो अर्जेंसी में है, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि उसको कराना भी, उसके पे डिसीज़न लेना ज़रूरी है और हमको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो वो इमीडिएट आई प्रॉब्लम और आपने बुला लिया, तो 7 दिन से कम का भी नोटिस पीरियड हो सकता है। लेकिन ऐसी नोटिस में जो शॉर्टर नोटिस होती है वहाँ पे ध्यान क्या देना होगा कि अगर आपकी कंपनी में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस मतलब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में रहते हैं, तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उस मीटिंग में ज़रूर प्रेज़ेंट हो, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम पे नोटिस भेज रहे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा कंपनी में। तो अगर आपकी कंपनी में ऐसी पॉलिसीज़ हैं, मतलब आपका टर्नओवर वगैरह आपका उस कंडीशन को मीट आउट करता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उस शॉर्टर नोटिस की मीटिंग में प्रेज़ेंट हो ही हो। इसके अलावा क्या बोला गया कि अगर आप नोटिस में फ़ेल हो जाते हैं, मतलब अगर आप नोटिस को सही टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो 25,000 की आपको पेनल्टी पड़ेगी। आपको किसको? मतलब उन ऑफ़िसर्स को जो रिस्पॉन्सिबल थे सेक्शन 173, मतलब ये बोर्ड मीटिंग को कन्वे कराने के लिए, नोटिस भेजने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जो ऑफ़िसर्स, उन पे पेनल्टी कितने की पड़ेगी? 25,000 की पेनल्टी पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? ये नोटिस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब इसके अलावा कोरम इम्पोर्टेंट होता है। किसका? कोरम। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेज़ेंट होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो आपकी मीटिंग में प्रेज़ेंट होंगे, तब आपकी मीटिंग वैलिड होगी। भई किसी कंपनी में ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे डायरेक्टर प्रेज़ेंट हो जाएँगे, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में ये बोला गया है कि एटलीस्ट इतने डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। कोरम मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम इतने प्रेज़ेंट हो। अगर एजीएम होती है तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो एटलीस्ट इतने तो प्रेज़ेंट होने ही चाहिए। ये बात सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 में बोली गई। देखिए, अभी तक के सारे प्रोविज़न्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्शन 173 में बोले गए थे, पर कोरम के रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है उसमें 174 सबसेक्शन 1 में बोला गया है, ठीक है? तो कोरम के रिगार्डिंग वहाँ पे क्या बोला गया कि आपके जो भी डायरेक्टर हैं, टोटल स्ट्रेंथ आपके कंपनी में डायरेक्टर्स की जितनी भी है, उनका 1/3, ठीक है? या फिर 2 डायरेक्टर्स, जो भी ज़्यादा हों, वो आप उस मीटिंग में प्रेज़ेंट होने चाहिए, वो कोरम होगा। एटलीस्ट एसेंशियल है कि इतने तो होने ही चाहिए, तभी मीटिंग वैलिड होगी। अगर कोरम पूरा नहीं है, तो मीटिंग में लिया गया सारा डिसीज़न बेकार है, मीटिंग ही वैलिड नहीं होगी, ठीक है? तो क्या बोला गया कि टोटल स्ट्रेंथ देखिए, टोटल डायरेक्टर, उसके 1/3 को देखिए या फिर 2 डायरेक्टर, दोनों में जो भी ज़्यादा हों, उनको आप करिए। इसके अलावा जब आप 1/3 करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, मतलब जैसे ऑड में आपके डायरेक्टर्स की नंबरिंग है और आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो, या इवन में है और डिवाइड कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन में नंबर मिल रहा है, तो अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आप उसको राउंड कर दीजिएगा 1 में। ये नहीं बोला गया कि पॉइंट के बाद के फ्रैक्शन है तो 1 करिए, 0.5 से कम के फ्रैक्शन है तब उसको नहीं मानिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सीधा बोला गया कि अगर फ्रैक्शन है, थोड़ा भी फ्रैक्शन में आया तो आप उसको राउंड 1 करिए, मतलब एक और एक्स्ट्रा आपको ट्रीट करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? मतलब 2 आया, 2.3 आया तो आप उसको 3 डायरेक्टर्स ट्रीट करेंगे, ये बात कहने का हो गया, ठीक है? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कोरम के रिलेटेड कहा गया सेक्शन 8 की कंपनी के लिए। वहाँ पे बोला गया कि कंपनी की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 25% ले लीजिए या फिर 8 मेंबर्स, दोनों में जो कम हो, वहाँ पे था व्हिचएवर इज़ हायर, यहाँ पे है दोनों में जो कम हो, 8 मेंबर मतलब 8 डायरेक्टर आपके, और या फिर 25% जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनमें से जो भी कम होंगे वो क्या करेंगे? कोरम बनाएँगे उस मीटिंग का, ठीक है? पर याद रखिएगा कि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, 2 मेंबर तो होने ही चाहिए आपके, ठीक है? अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूँ, जब हम टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि टोटल डायरेक्टर का 1/3, तो टोटल स्ट्रेंथ में वैकेंट पोस्ट नहीं आते। अगर कोई पोस्ट वैकेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे 20 डायरेक्टर हैं, ठीक है? सपोज़ 20 डायरेक्टर है, या हम कहते हैं मान लीजिए हमारे यहाँ 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर में से हमारी 2 पोस्ट वैकेंट है, तो हमारे पास कितने डायरेक्टर हो गए? 13 डायरेक्टर हो गए। तो हम टोटल स्ट्रेंथ 13 मानेंगे, ना कि 15 मानेंगे। तो जो प्रेज़ेंट है, वैकेंट पोस्ट को काउंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा एक होता है एजेंडा, है ना?
कि एजेंडा क्या मतलब हो गया कि एजेंडा का मतलब होता है कि मीटिंग ये कराई किस लिए जाएगी, है ना? डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो किस लिए हो सकती है, पर्पस क्या होगा? तो जैसा हमने कहा कि इनका पर्पस होता है कंपनी को रेगुलेट करना पूरी तरीके से, पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है। तो जो भी इससे रिलेटेड डिसीजंस होते होंगे वो सब, कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं, आपको कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी वेल्थ का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है, शेयर को फॉरफिट करना है, या शेयर्स पे कॉल मंगानी है ना? या शेयर से डिवेंचर इश्यू करने की बात आप कर रहे हैं। इस तरह से कुछ भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो आप बोर्ड ऑफ मीटिंग में लेंगे। ये एजेंडा होगा बोर्ड ऑफ मीटिंग का। बोर्ड ऑफ मीट एजेंडा मतलब क्या हो गया? किस पर्पज़ के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, तो ये एजेंडा होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग का, ठीक है? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप ये नहीं करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास करा रहे हैं, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप पास नहीं करेंगे, वो सब तो एजीएम का काम है, ठीक? इसी तरह कोरम की, अगर एजीएम की भी बात करते हैं, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग का जो कोरम होता है वो कैसे होता है? उनका सिंपल सी बात है, 5, 10, 15, मतलब क्या कि अगर 1000 आपके यहाँ पे शेयर होल्डर है, 1000 मेंबर है, तो कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए प्रेज़ेंट। 1000 से 5000 के बीच में आपके पास मेंबर है, तो कम से कम 10 मेंबर प्रेज़ेंट होने चाहिए। और अगर 5000 से ज़्यादा आपके यहाँ शेयर होल्डर है, तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 15 मेंबर प्रेज़ेंट होने चाहिए, तो वो एजीएम का कोरम हो गया, ठीक है? इसी तरह कोरम आपका मेंशन हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे डायरेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं ना कि ये इतने प्रेज़ेंट होने चाहिए, तो ये भी बात है कि वो पूरी मीटिंग में प्रेज़ेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरम पूरा किया, जैसे मीटिंग शुरू हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू हुई, कोरम पूरा करने के लिए हम 2-3 लोग, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर्स ज़रूरत थे उतने आ गए, और मीटिंग के बीच में ही वो छोड़ के चले गए। तो वो ये माना जाएगा कि मीटिंग का कोरम कंप्लीट नहीं है। मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरी मीटिंग में प्रेज़ेंट रहने चाहिए। इज़ इट क्लियर? अब तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है? तो डायरेक्टर्स की 2 ही मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, दूसरी होती है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या मतलब जो बोर्ड होती है, आपके डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनके डिसीजंस को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए छोटी-छोटी कमिटीज़ बनाई जाती हैं। अब ये जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं ना, उसमें उस कमिटीज़ में कौन होते हैं? उस कमिटीज़ में भी डायरेक्टर ही होते हैं, ठीक है? कुछ डायरेक्टर्स मिलके अलग-अलग कमिटीज़ फ्रेम कर दी जाती है, जिससे कि मतलब होता है ना कि किसी काम को अगर आप डिवाइड कर दीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, तो वो 2-4 लोग उस काम को अच्छे से कर लेंगे। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी मीटिंग होगी, तो वो एक अलग हो गया, पर उस कमिटी, अलग-अलग कमिटी भी ड्राफ्ट की जाती है, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से डायरेक्टर्स की ही ये कमिटी होती है, मतलब इसमें और मेंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते हैं? डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उनकी स्मॉल कमिटी बनती है, ठीक है? अब इसकी जो पावर होती है कि कैसे अपॉइंट होगा, या ये चीज़ जो होती है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एम्पावर करता है डायरेक्टर्स को कि इस तरह की कमिटी वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब अपने वर्क को स्मूथ करने के लिए वो डायरेक्टर्स की छोटी-छोटी कमिटी भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली 2 तरह की कमिटी अपॉइंट होती है। एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है एड हॉक कमिटी। तो अगर हम स्टैंडिंग कमिटी की बात करते हैं, तो ये कमिटी वो होती है जो परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट होती है। मतलब ये रूटीन नेचर का जो वर्क होता है उसको करने के लिए ये कमिटीज़ बैठती हैं। जैसे शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, फंड को कहाँ से रेज़ करना है, या इस तरह के जो भी रूटीन वर्क होते हैं ना, उनको करने के लिए इस तरह की कमिटीज़ को ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है? अब इससे क्या हो जाता है कि जो बोर्ड मीटिंग होती है, तो वहाँ पे ईज़ी हो जाता है रिपोर्ट्स को सब पढ़ना और समझना और आगे डिसीज़न ले पाना। तो इसलिए स्टैंडिंग कमिटी होती है। तो जब अगर अगर कोई स्टैंडिंग कमिटी, मतलब परमानेंट कमिटी है, तो वो रेगुलर इंटरवल पे मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कमिटी ऐसी नहीं कि जो आज के लिए बनाए गए, आप हमेशा के लिए बनाए गए हैं। तो आपका मिलना भी कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। तो इनकी मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल पे होती रहेगी। वहीं एड हॉक कमिटी की बात करें, तो ये वो कमिटी होती है जो ओकेजनली अपॉइंट होती है, मतलब किसी स्पेशल मैटर को डील करने के लिए ये एड हॉक कमिटी अपॉइंट कर दी। जैसे शेयर्स हैं, हमने इश्यू किया था, अलॉटमेंट कराना है, तो अलॉटमेंट करने के लिए हमने एक कमिटी बना दी है, ठीक है? अब ये कमिटी सिर्फ अलॉटमेंट के लिए काम करेगी, उसके बाद फिर ये कमिटी हट जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एड हॉक कमिटीज़, ठीक है? तो ये इस तरह से किसी भी मैटर के लिए कुछ इन्वेस्टिगेट करना है आपको कंपनी में, या कोई और चीज़ें हैं, तो आपने डायरेक्टर्स की कुछ कमिटी बना दी है, तो उसको हम कहेंगे एड हॉक कमिटी। और जो एड हॉक कमिटी होती है, उनको ये नहीं होता कि वो हमेशा मिलते रहें, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो मिल सकते हैं। बस याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्टर्स की कमिटी की मीटिंग होती है, इस कमिटी में डायरेक्टर्स ही सिर्फ होंगे, ठीक है? तो उन्हीं की शॉर्ट या स्मॉल कमिटी बन के मीटिंग हो रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अदर मीटिंग्स की, जो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग कंप्लीट हो गई। अब अदर मीटिंग्स की बात करें, तो अदर मीटिंग्स में हमारा आते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग।
क्रेडिटर्स मीटिंग नाम से समझ में आ रहा कि ये मीटिंग किनके बीच में होने वाली है, क्रेडिटर्स के बीच में होने वाली है, ठीक है। तो जब हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो ये होती क्यों है कि जो भी हमारी कंपनी में अगर कोई अरेंजमेंट्स होनी है या कंपनी कुछ प्रपोज कर रही है इस तरह का काम कि मर्जर वर्जर करना, अमलगमेशन करना, इस तरह से कुछ प्रपोज कर रही है तो वो क्रेडिटर्स की मीटिंग कराती है। बेसिकली क्रेडिटर्स और डायरेक्टर्स के बीच में ये मीटिंग हो जाती है। ये जो मीटिंग होती है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए होती है। अब देखिए, क्रेडिटर्स की मीटिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि मीटिंग होगी कंपनी में और सिर्फ सिर्फ क्रेडिटर्स बैठे रहेंगे, नहीं। कंपनी फिर कहाँ है? तो कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपके डायरेक्टर्स। तो क्रेडिटर्स मीटिंग में सारे क्रेडिटर्स आपके बैठेंगे और कौन रहेगा? आपके डायरेक्टर्स रहेंगे। तो ये मीटिंग्स इनके बीच में होती है, ठीक है? और इस तरह की मीटिंग के जो पर्पज़ होते हैं बेसिकली, वो पर्पज़ कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी में वॉलंटरी वाइंडिंग अप होने वाला है, कंपनी बंद होने की केस में है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनकी आपकी लायबिलिटीज़ है, जिनको पे ऑफ करने की ना, आपने उनसे उधार ले रखा है, आपको उनको पेमेंट करना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी बंद करने जा रहे हैं तो आप उनसे कंसेंट लीजिए ना कि वो सिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं। आप उनको बताइए कि आप उनका पे ऑफ कर पाएँगे। तो क्या हो जाता है कि उनकी कंसेंट ली जाती है वाइंडिंग अप केस में। अगर कभी-कभी कंपल्सरी वाइंडिंग अप कराया जाता है या ट्रिब्यूनल के थ्रू वाइंडिंग अप होता है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि भई क्रेडिटर्स की मीटिंग कराइए आप। तो वो उस केस में हमें हमको क्रेडिटर्स की मीटिंग करानी पड़ती है, उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है कि ये सिनेरियो है, इस तरह से आपकी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप कोई स्कीम ला रहे हैं, मतलब आप रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी को, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, अमलगमेशन करने जा रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ती है कि वो सिक्योर है, वो एग्री कर रहे हैं आपकी इन सब चीज़ों से। क्योंकि वो लायबिलिटी है आपकी, अगर वो सिक्योर नहीं होंगे, वो ऑब्जेक्शन कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको उनसे कंसेंट लेनी पड़ती है। इसके अलावा आप उनकी मीटिंग करा सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट है उनके बीच में, या आपके पेमेंट्स को लेके कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई ऐसा इशू आ रहा है, क्रेडिट पीरियड से रिलेटेड कोई चीज़ आ रहा है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए भी, सेटल करने के लिए भी आप क्रेडिटर्स की मीटिंग अपॉइंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स की मीटिंग में जो डिसाइड करना होता है ना कि अप्रूव करना, अमेंड करना, रिजेक्ट करना या रीपेमेंट का प्लान, कोई भी चीज़, जो भी मतलब आपकी जो भी पॉलिसीज़, जो भी आप उनसे डिस्कस करने गए हैं, उसको अप्रूव, अमेंड या रिजेक्ट करने का पूरा पावर किसके पास होता है? क्रेडिटर्स के पास होता है, क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है? तो जिसमें क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट होगा तो उस पर्पज़ के लिए आप ये मीटिंग कराएँगे। तो इस मीटिंग के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न्स है वो सेक्शन 108 में कंपनीज़ एक्ट 2013 के डील किया गया कि कैसे क्रेडिटर्स की मीटिंग होल्ड की जाएगी। वहीं पे पोस्टल बॉलेट मतलब पोल के थ्रू कैसे होगा, ये सब चीज़ें जो है, वोटिंग पोल वगैरह जो है वो 109, 110 ऐसे करके सारे सेक्शंस में डील किया गया है, ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग की, दैट इज़ आवर डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग। तो बट ऑब्वियस सी बात है, डिवेंचर्स होल्डर्स भी हमारे क्या हो गए? लायबिलिटीज़ हो गए। आपकी ज़िम्मेदारी किसके लिए बनती है? जो आपकी लायबिलिटीज़ है ना, जिनको आपको पेमेंट करना है, जिनसे पैसा मिलना है उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उनसे तो मिलना ही मिलना है, वो आपको दें। पर जिनको आपको पैसे देने हैं ना, उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो डिवेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है, तो ये जो मीटिंग होती है वो बेसिकली उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड, जो डिवेंचर होल्डर्स को इशू की जाती है डिवेंचर ट्रस्ट डीड, उसमें क्या बात लिखी गई, तो उसमें जो भी कंडीशंस मेंशन होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। और ये मीटिंग भी किसके बीच में होगी? डिवेंचर्स के बीच में होगी और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होगी। इज इट क्लियर? अब ये नहीं कि डिवेंचर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में हो रही है, क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर के बीच में हो रही है, नहीं। कंपनी को रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसके बीच में होगी। तो डिवेंचर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ये मीटिंग होती है। इसके अलावा इस मीटिंग में जैसे जो आपकी ट्रस्ट डीड होती है उसमें किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, मतलब ये जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड होती है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो उसमें किस तरह की चीज़ें, किस तरह की बातें इन्फॉर्म रहती हैं, किस तरह की बातें उसमें मेंशन रहती हैं। तो वहाँ पे जैसे मीटिंग की नोटिस कैसे कब दी जानी होगी, ठीक है? मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो कैसे अपॉइंट होगा या वो कौन होगा, रेज़ोल्यूशन किस बेसिस पे पास होंगे, कोरम क्या होगी मीटिंग की, फिर मीटिंग का मिनट कैसे प्रिपेयर होगा या साइन कैसे होगा, वो सब चीज़ें, सब बातें कहाँ पे मेंशन होंगी? उस डिवेंचर ट्रस्ट डीड में मेंशन होती हैं। और सेम जैसे क्रेडिटर्स की मीटिंग हम कराते हैं, वैसे डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग कराने के पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज़ हैं, जो कि आपके क्या हो सकते हैं? रिकंस्ट्रक्शन आप कराने जा रहे हैं, रीऑर्गनाइज़ेशन करा रहे हैं, अमलगमेशन करा रहे हैं, आप वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं, है ना? तो ये इन सब सिचुएशंस में आपको ये मीटिंग करानी पड़ती है। इसके अलावा हमारा लास्ट आता है अदर मीटिंग में, और भी कमिटीज़ की मीटिंग होती है। अब इन कमिटीज़ की मीटिंग में कुछ मीटिंग ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑडिट कमिटी मीटिंग। सेक्शन 177 जो है कंपनीज़ एक्ट का, उसको डील करता है। तो ऑडिट कमिटी मीटिंग में अपना अलग कंडीशन दिया गया है
कि ऑडिट कमिटी आपको कब ड्राफ्ट करनी है। तो जब ऑडिट कमिटी ड्राफ्ट होगी तो फिर उनकी मीटिंग कैसे होगी, उनका नोटिस कैसे जाएगा, मतलब बेसिकली ऑडिटर्स के लिए ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो ऑडिट कमिटी मीटिंग किन कंपनीज़ को बनानी है, तो जिन कंपनी सबके लिए नहीं ज़रूरी होती है, तो पर जिन कंपनीज़ में इस तरह की कमिटी बनती है, उनकी मीटिंग्स भी होती है और उनके लिए भी अलग प्रोविज़न्स मेंशन है। इसी तरह से नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी की मीटिंग होती है, या फिर कोई और भी कमिटी जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी है या कंपनीज एक्ट के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है कि भाई इस तरह की कमेटी आपको बनानी ज़रूरी है, आपकी कंपनी में इस तरह की कमेटी बननी चाहिए, तो उन कमिटीज़ की भी मीटिंग रेगुलर इंटरवल पे होती रहेगी उनके प्रोविजंस के हिसाब से। ठीक है। सो आई होप आपको पूरी मीटिंग क्लियर हुई होगी कि क्या टाइप्स ऑफ मीटिंग होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।